हमारे इंडिया में नहीं, जहां से रस्सी बांध ले, अपने बांध ले, अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करें। ठीक है तो दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। बांग्लादेश इस सीमा विवाद को लेकर सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के दरवाजे पर चला ही गया। एडवांसमेंट इन ह्यूमन राइट्स वी विटनेस, जनरल बैकस्लाइडिंग ऑफ सर्टेन राइट्स। और जरा इस वैश्विक संस्था का दोहरा रवैया देखिए। इसने ना तो इस गंभीर मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई, ना ही इस पर कोई निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस अहम तार फेंसिंग के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी। पर्दे के पीछे की इन चालों को अगर ध्यान से समझें तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का बताया जा रहा है। अगर आप इतिहास और यूएन के पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि यह अंतरराष्ट्रीय संस्था अक्सर वही रुख अपनाती है जो महाशक्तियां चाहती हैं। यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों से खुले तौर पर इसके इस पक्षपातपूर्ण रवैये का कड़ा विरोध किया है। लेकिन अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की इस जंग में आज कूटनीतिक स्तर पर इसका एक बड़ा दबाव भारत के सामने खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि भारत अब आगे क्या करेगा। क्या नई दिल्ली इस वैश्विक संस्था के ऐसे किसी भी एक तरफा निर्देश के सामने झुकेगी, या फिर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरहद पर अपना काम उसी रफ्तार से जारी रखेगी जैसा कल तक होता आया है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत दिल से यह नहीं चाहती कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे इन पुराने सीमा विवादों को हमेशा के लिए सुलझा ले, क्योंकि वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान को वैश्विक पटल पर उलझा कर रखने का और उसकी तरक्की की रफ्तार को धीमा करने का यही सबसे आसान रास्ता है। इसके साथ ही अवैध घुसपैठ का भी अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर यह पूर्वी रास्ता भी पूरी तरह से सील हो गया तो सीमा पार बैठे हुड़दंगियों और गैर कानूनी तत्वों का पूरा तंत्र ही ध्वस्त हो जाएगा। वे इस रास्ते से होने वाली हर तरह की तस्करी नहीं कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ उन असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को क्यों घेरना चाहती हैं? और इस अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के गलियारों में इस समय कौन सा बड़ा जवाबी प्लान तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की बात मानने से इनकार कर देता है, तब क्या होगा? आज की इस बेहद खोजी और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की एक एक जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि अब भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा के आगे किसी भी बाहरी संस्था का दबाव मायने नहीं रखता, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हमें यह समझना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम सामने आने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बारीकियों पर नजर रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही नहीं होती। हर कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है। आइए इस खेल की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ वैश्विक ताकतों के कान खड़े हो गए। बात सिर्फ एक देश की सरहद की नहीं है, बात है इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी विश्लेषक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर भारत ने अपने इस हिस्से को पूरी तरह से सील और सुरक्षित कर लिया, तो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय गलियारों में अचानक इस मुद्दे को हवा दी जाने लगी। बिना किसी ठोस कूटनीतिक बातचीत के सीधे वैश्विक मंच का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह रणनीति काम क्यों नहीं आई? क्योंकि वे भूल गए कि यह 1971 या 1999 का भारत नहीं है जिसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच से डराया या दबाया जा सके। आज की तारीख में भारत अपनी संप्रभुता के फैसले खुद लेता है, और जब बात देश की सीमाओं की हो तो दिल्ली किसी भी बाहरी पर्चे या निर्देश को स्वीकार करने से साफ मना कर देती है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित कमरों में एक बहुत बड़ी और गोपनीय बैठक शुरू हो चुकी है, जहां इस कूटनीतिक घेराबंदी का मुकाबला करने के लिए एक बेहद कड़ा और अचूक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में भारत की सुरक्षा को रोकने की यह अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी समय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे ही इस एकतरफा निर्देश की भनक दिल्ली के गलियारों को लगी, बिना एक पल की भी देरी किए देश के शीर्ष नेतृत्व की एक बेहद हाई लेवल और गोपनीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे देश के सबसे बड़े रणनीतिकार एक साथ एक टेबल पर मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विदेशी ताकतों के इस कूटनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति पर अंतिम मुहर लगा दी गई। भारत का रुख इस बैठक में पूरी तरह से साफ और कड़ा था। हमारी कूटनीतिक टीम ने सीधे शब्दों में यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भेज दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी संस्था के दखल को पूरी तरह से खारिज करता है। सरहद पर तार फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के अपने नागरिकों की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस बैठक में ग्राउंड जीरो की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सीमा पर तैनात कमांडरों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। संदेश बहुत साफ था। सरहद पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बुनियादी संरचना के निर्माण कार्य की रफ्तार एक सेकंड के लिए भी धीमी नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी जहां विदेश मंत्रालय ने अपने हाथों में ली, वहीं जमीनी स्तर पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी सवाल पर। अगर भारत इस अंतरराष्ट्रीय मंच के किसी भी एक तरफा निर्देश या आदेश को मानने से साफ इनकार कर देता है, तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार यह वैश्विक संस्था भारत के खिलाफ क्या कदम उठा सकती है? क्या वाकई यह संगठन मिलकर हमारे देश पर कोई बड़ी पाबंदी लगा सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक कागजी डर है? आइए इसके पीछे के पूरे कूटनीतिक कानून को बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक अगर कोई देश इस संस्था के निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम, कूटनीतिक निंदा और प्रस्ताव। सबसे पहले इस मंच पर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, जहां कुछ देश मिलकर भारत के इस कदम की आलोचना करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत देश पर कोई जमीनी असर नहीं पड़ता। दूसरा कदम आर्थिक प्रतिबंध है। सैद्धांतिक रूप से नियमों के उल्लंघन पर किसी भी देश पर व्यापारिक या आर्थिक पाबंदियां लगाने की सिफारिश की जा सकती है। लेकिन आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन इस कदर भारत पर निर्भर है कि कोई भी बड़ा देश खुद का नुकसान कराकर भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, सुरक्षा परिषद का दखल। किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को जमीन पर उतारने के लिए मामला अंत में सुरक्षा परिषद के पास जाता है, और यहीं पर विदेशी ताकतों का यह पूरा चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े एक्शन के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। भारत के पास कूटनीतिक मोर्चे पर रूस और फ्रांस जैसे देशों का मजबूत साथ है। अगर कोई भी भारत विरोधी देश हमारे खिलाफ कोई प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करता है, तो भारत के मित्र देश तुरंत अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को वहीं के वहीं खारिज कर देंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो अंतरराष्ट्रीय नियमों की आड़ में भारत का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। यह वैश्विक संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपना हुक्म चला सकती है जो आर्थिक या सैन्य रूप से कमजोर होते हैं। आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले को
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत बदलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि इतिहास में जब भी किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के ऐसे एक तरफा आदेशों को मानने से इनकार किया, तो उसके बाद अंजाम क्या हुआ? क्या वाकई यूएन के पास इतनी ताकत है कि वह किसी देश को अपने फैसलों के आगे झुका सके? अगर हम वैश्विक इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तो हमें ऐसे कई बड़े उदाहरण मिलते हैं जहां दुनिया के शक्तिशाली देशों ने इस संस्था के निर्देशों को रद्दी के टुकड़े की तरह डस्टबिन में डाल दिया और यूएन चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। पहला और सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका। खुद को वैश्विक शांति का मसीहा कहने वाले अमेरिका ने कई बार इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के फैसलों को ठंगे पर रखा है। जब इस संस्था ने साल 2003 में इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने से साफ मना कर दिया था, तब अमेरिका ने इसके निर्देशों की परवाह न करते हुए अपने दम पर आगे बढ़कर कार्रवाई की थी। उस समय यह वैश्विक संस्था मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रह गई थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी कि वॉशिंगटन पर कोई भी पाबंदी लगाना उसके बस की बात नहीं है। दूसरा बड़ा उदाहरण इजराइल। मध्य पूर्व के इस छोटे से देश के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब तक दर्जनों निंदा प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। सरहद की सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के मामले में जब भी इस संस्था ने इजराइल को रोकने की कोशिश की, उसने हर बार इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने साफ कर दिया कि उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कागजी दस्तावेज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आज तक यह संस्था इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तीसरा उदाहरण चीन और रूस। दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया, तो बीजिंग ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। ठीक इसी तरह जब भी रूस के खिलाफ इस मंच पर कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके उसे वहीं मटियामेट कर देता है। इन सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपना दबाव बना पाती है जो आर्थिक या सैन्य रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब बात भारत जैसे परमाणु संपन्न दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बेहद मजबूत सैन्य शक्ति की आती है, तो यहां आकर इस संस्था के सारे कूटनीतिक नियम धरे के धरे रह जाते हैं। भारत का इतिहास भी यही रहा है कि हमने हमेशा वैश्विक शांति का सम्मान किया है, लेकिन जब बात हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की आएगी, हमारी तार फेंसिंग को रोकने की साजिश रची जाएगी, तो नई दिल्ली बिना किसी हिचकिचाहट के इन पक्षपातपूर्ण निर्देशों को दरकिनार कर देगी। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अपनी सीमा को पूरी तरह सील करना हमारा संप्रभु अधिकार है, और इस काम को पूरा करने के लिए हमें किसी विदेशी संस्था से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इन सारे ऐतिहासिक सबूतों और जमीनी हकीकत को देखने के बाद अब पूरी दुनिया के सामने यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आज का नया भारत किसी भी बाहरी दबाव में आकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करने वाला है। जो ताकतें कल तक यह बात सोच रही थीं कि वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेकर भारत की पूर्वी सीमा पर चल रहे इस बेहद महत्वपूर्ण काम को रुकवा देंगी, उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है। साउथ ब्लॉक से लेकर सीमा पर तैनात कमांडरों तक हर स्तर पर संदेश बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा है। सरहद पर भारत की यह सुरक्षा दीवार हर हाल में और तय समय के भीतर ही बनकर पूरी होगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना, घुसपैठ को रोकना और उपद्रवियों जैसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करना हमारा अपना संप्रभु अधिकार है, जिसके लिए हमें दुनिया के किसी भी देश या संस्था की अनुमति की जरूरत नहीं है। विदेशी ताकतों का यह चक्रव्यूह भारत की अटूट संकल्प शक्ति के आगे पूरी तरह से ढह चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सीमा पार बैठे उकसावे वाले तत्व भारत के इस सख्त रुख के बाद क्या नया पैंतरा अपनाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे कोई भी कूटनीतिक साजिश रची जाए, सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान हर चुनौती का करारा जवाब देने के लिए 2400 घंटे पूरी तरह मुस्तैद हैं। अगर आपको भारत की इस संप्रभु नीति और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के इस कड़े फैसले पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देश की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति से जुड़ी
ऐसी ही बिल्कुल सटीक और खोजी रिपोर्ट्स के लिए प्रेरणा मार्ग डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब हमें इस पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य के एक और छिपे हुए पहलू को गहराई से टटोलना होगा, जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। आखिर क्यों बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कुछ खास राजनीतिक और धार्मिक संगठन अचानक भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने में जुट गए हैं? अगर आप वहां की आंतरिक राजनीति की उठापटक को करीब से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत के खिलाफ माहौल बनाना वहां के कुछ स्थानीय नेताओं के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का सबसे आसान जरिया बन चुका है। सीमा पर हो रही इस तार फेंसिंग को वे अपने देश की जनता के सामने एक बड़े खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं, ताकि आम लोगों के मन में भारत के प्रति अविश्वास और नफरत का बीज बोया जा सके। लेकिन सच तो यह है कि यह तार